समझा दीजिए। ओके, सारे ग्राफ? सर ने वीट ग्राफ। कौन सा वाला? सर वेलोसिटी टाइम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं फिर से दोनों ही बेटा आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीटी एंड पीटी बोथ है ना, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। रिमेम्बर व्हाट इज पीटी ग्राफ? नाम से लग रहा है पी और टी, मीन्स पी फॉर पोजीशन, टी फॉर टाइम, यानी कि ऐसा ग्राफ जो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन को बताता हो, दैट इज कॉल्ड पीटी ग्राफ। ओके, अब एज यू नो कि if you plotted a graph between any two quantities, so one quantity will take x-axis and second one is y-axis. So according to you, हमारे पास दो चीजें हैं p और t, तो p बेटा कहाँ लेंगे, t कहाँ लेंगे, कुछ मुझे बताएगा? तो क्यों? सर t x एक्सिस पे जाएगा। p x एक्सिस पे जाएगा सर और y एक्सिस पे p। और टाइम? सर टी वाई एक्सिस पे। सर t y एक्सिस पे आएगा। वेरी गुड। t x एक्सिस पे आ जी ना? यस बेटा। सर t तो x पे आएगा ना? आएगा। नहीं सर, सर टी एक्स सर t x एक्सिस पे आएगा। t x एक्सिस पे। और भाई आप लोग लड़ लो आपस में, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। चलो बताओ यहाँ पे, ये पहले बताओ p यहाँ पे क्यों आएगा, t यहाँ पे क्यों आएगा, फिर बताएंगे, उल्टा बोल देना जिसको बोलना हो। यस, जो उसके साथ सपोर्ट में है बोले p x पे क्यों आएगा, बताइए। सर क्योंकि t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उसका वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो अपना चलता रहेगा। मैंने आपको ये बताया था कि एक रूल है, नॉट ए फिक्स रूल बट इट्स अ रूल, ट्रेडिशन है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लिया जाता है हमेशा। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज, तो उसमें से आइदर वन इज डिपेंडेबल एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेबल। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा कहाँ आती है, एक्स एक्सिस पे आती है बेटा। तो अब पोजीशन और टाइम में कौन है, तो टाइम है। अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि टाइम तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये किसी पर डिपेंड करती ही नहीं है। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटी है, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है, इनमें से एकमात्र टाइम ऐसी है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा पोजीशन पर डिपेंड, वो सारी क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती हैं। सो रिमेंबर ऑलवेज, इफ any two quantities, one is time, so definitely time taken as x axis always. तो यदि टाइम है तो आंखें बंद करके आप x पर डाल दो, तो यहाँ आ गया पोजीशन। अब क्या होता है कि मान लो ये ग्राफ ऐसा आया है, ये ग्राफ आया है, ये ग्राफ क्या बता रहा है सर, यूनिफॉर्म मोशन है। ये बता रहा है, ये बेटा बता रहा है, वेरी गुड, ये बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन। कैसे बता रहा है, एज वेल एज टाइम इज इंक्रीजिंग, पोजीशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन ग्राफ ये ऐसा हो जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल है। इसमें पता है क्या हो रहा है कि पहले स्पीड बढ़ रही है ना, और फिर धीमे धीमे कम हो रही है, राइट? यस और नो? यस सर। यदि ये है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी वेरिएबल है, इसमें इसका उल्टा हो रहा है, राइट? यस सर। हाँ बेटा। सर, ये पहले वाले में स्पीड कम कैसे हो रही है? कम ऐसे हो रही है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, खुद बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे अब और बढ़ रहे हैं, तो यहाँ में और यहाँ में कितना कम अंतर आया है। यहाँ पर टाइम इतना है और यहाँ पर टाइम इतना है, तो कितना अंतर आया है इस पोजीशन में, कोई बहुत स्लाइट डिफरेंस आया। इसलिए हम कह सकते हैं
कि ये यदि ये नीचे की तरफ लौट के वापस आएगा, दैट मीन्स स्पीड कम हो रही है और इसमें स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, ये यदि ये होता तो सर रेस्ट पे है। सर रेस्ट पे है। सर रेस्ट पे। बिल्कुल सही बात है। आप देखो बेटा, ये भी धीमे धीमे ऐसी तो रेस्ट होने वाली थी ना बेटा, इसी मैंने कहा आपसे, है ना। सो दीज आर द ग्राफ। ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म बता रहे हैं। उसमें से भी इसमें स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड घट रही है। ये जो है ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके, अब आगे देखो बेटा, मेन चीज है वो अपने को आना चाहिए, वो होता है इसका स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्लोप का मतलब होता है उसका ढाल, है ना। ये तो ये टाइम है और ये पोजीशन है। तो ये कहा जाता है बेटा कि स्लोप मतलब वो कितना अधिक स्टीपर है, यानी कि एंगल, ये एंगल है। तो ये जो स्लोप होता है इट इज ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है इट विल बी गिव स्पीड ऑफ दैट बॉडी। प्यारे बच्चों, ये देखो, तो ये देखो ए, बी और सी। क्या मुझे आप देख के बता सकते हैं? मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, उसके बाद उससे कम किसकी है, उससे सबसे कम किसकी है इसमें तीनों में? सर ए की सबसे सर ज्यादा, ए की सबसे ज्यादा, फिर बी और सबसे कम। उसके बाद बी, फिर सी सी। की सबसे कम है। वेरी गुड। अच्छा, आपने एक बात ये बता दी कि ए द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मोर देन बी एंड बी स्पीड इज मोर देन सी। और क्या इसको देख के आप बोल सकते हो? सर ए का स्लोप ज्यादा है सबसे। नहीं, ये वो तो हो गया, उस स्लोप के आधार पे ही तो तुमने आपने बोला है, उसी स्लोप की उस पर बेस्ड आपने कहा ना कि ए की स्पीड ज्यादा है, बी की कम, सी की है। यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं, आप यहाँ से दो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफर टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए is more than b and the speed of b is more than c, first. And second, all three are uniform motion. ये तीनों कैसी हैं? अब आपने कैसे बताया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन आई है, इससे आपने बोल दिया कि these are in uniform motion, और उसका स्लोप ज्यादा है तो उससे आपको क्या मालूम पड़ गया? आपको ये मालूम पड़ गया कि ए की स्पीड बी से ज्यादा है और बी की स्पीड सी से ज्यादा है, राइट। तो देखो, हम कुछ भी नहीं बोल रहे, हम चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राफ सब कुछ बोलता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो आपने आज मुझसे पूछा अभी, दैट इज वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ भी लगभग ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम पहले भी कह चुके हैं कि वीटी है, ये 0 है तो टाइम तो यहाँ आना ही है और भी यहाँ आ जाएगा। इसमें पहला मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। सर एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म मोशन बेटा, ये किसमें है? यूनिफॉर्म। हाँ, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। सही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ, तो बेटा मैं एक बार बनाता हूँ, यहाँ पर ये टी है और ये पी है, ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, है ना? यस सर। सर मतलब सर अगर पीटी ग्राफ में ये एक लाइन बनती है तो वो रेस्ट होती है, हाँ, देखो, और अगर वीटी में बनती है तो वो कांस्टेंट। हाँ, तो वो ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि वीटी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, और पीटी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन सेम बात कह रही है। ये दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन को बता रहे हैं।
अब अब यहाँ पे चीटिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं पता है आपको? मैंने ये लिख दिया कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा, पीटी और वीटी। तो मुझको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन पीटी पीटी। तो आप ये बना देना। और मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन वीटी, तो ये बनेगा। और मैंने कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं बताया, फिर आपको दोनों बनाने पड़ेंगे। तो मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ बेटा, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, आगे ये पहला हो गया। यदि ये ग्राफ ऐसा होता तो ये क्या बता रहा है? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बता, इसका मतलब इसमें कितना है बेटा, एक्सेलरेशन कितना पता है आपको? 0 है। 0। क्योंकि इसमें स्पीड, ये थोड़ा ध्यान रखना कि जब आप ये कहते हो कि मोशन इज यूनिफॉर्म, दैट मींस ए इज 0। ओके, ये हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये जो स्लोप क्या बताएगा इसका? एक्सेलरेशन। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। जैसे पीटी ग्राफ का स्लोप, हाँ स्पीड वेलोसिटी बताता है, वैसे ही वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा। फिर यहाँ पे देना बेटा कि किसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो आप कह सकते हो ए, बी और सी। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए इज मोर देन बी एंड मोर देन सी, राइट? सेम टू सेम। ओके, अब इसी में मैं आपसे ये कह दूं कि ये कुछ ऐसा नहीं है। फिर देखो उसको स्वच्छ नहीं कर रहा हूं। अब ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये है, इसका मीनिंग क्या है? अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट पॉजिटिव। कैसा है? मतलब यहाँ पर स्पीड लगातार, उसकी जो स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन यदि ये ऐसा हो रहा होता तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव, यानी कि स्पीड कम, यानी कि नाउ यू आर अप्लाइंग वेट रिटार्डेशन। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो अच्छा, इसके अलावा ग्राफ, वीटी ग्राफ एक चीज और भी इंफॉर्मेशन देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये ऐसा ग्राफ बना दिया और मैंने कहा ये T1 है, ये T2 है, ठीक है? और मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस which is covered by the body which moving with velocity v in time interval T1 and T2। तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अपने आपके पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल दोगे। लेकिन यदि आप चाहें तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या करोगे? सर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया निकालेंगे। यस, वेरी गुड। तो यानी कि पीटी ग्राफ से बीटी ग्राफ थोड़ा सा एक कदम आगे चला गया। बीटी ग्राफ ये भी बता देता है कि आप चाहें तो यदि आपको डिस्टेंस भी निकालना चाहो तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? इट विल बी लाइक दैट। दैट मीन्स द एरिया ऑफ बीटी ग्राफ विथ टाइम एक्सेस is always equal to the distance which is covered by the body, right? तो इस प्रकार से आप ये इसमें एक स्टेप में आगे जा सकते हो। यानी कि आप देखो, मैंने आपको 8-10 ग्राफ बना के दिखा दिए, 4-5 इसमें दिखा दिए, 5-6 इसमें दिखा दिए। पीटी ग्राफ क्या करता है? ये बताता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है। बस ये ध्यान रखना। हाँ, एक मिनट मैं पूरी बात कर लूँ फिर पूछना। बस ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा पीटी और वीटी में कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि चीटिंग में ध्यान दिया, मन पड़ा कि मैं ये टीचर लोग कैसा करते हैं, हम लोग कैसा करते हैं, ये है, ठीक है ना? ये वी है और ये टी है। इसमें दोनों में देखो बेटा अंतर है,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या सर बोल रहा है? ये ये रेस्ट है। रेस्ट बता रहे हैं। बॉडी रेस्ट है, ये क्या बोल रहा है? वही यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म Acceleration. acceleration. हमने जल्दबाजी में इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई, यानी कि हम बहुत कुछ ग्राफ से ही हम बहुत कुछ बता सकते हैं, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको याद होगा बेटा, हम एक हाँ अपने प्रश्न पूछ लो। Sir, can you explain that how we find distance from VT graph? हाँ, डिस्टेंस इन VT ग्राफ। Yes, sir. हाँ सिर्फ अब बेटा देखो क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, वो क्वेश्चन में कैसे मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो ये T है, ये B है, ठीक है, और मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हुआ, ये 10 20 30 40 ये, और उन्होंने आपसे कह दिया कि ये ग्राफ है। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ये यहीं से निकलेगा, ये ऊपर नीचे से भी निकल सकता है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन का नहीं बल्कि थोड़ा उससे आगे है। अब मैं उसने कहा कि कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड बाय दिस बॉडी इन टाइम इंटरवल 2 to 5, 2 से 5 सेकंड के बीच में ये कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे आप, इसको 2 है तो इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा, ये 5 है ऐसे मिला दीजिएगा। अब ये आपका बन गया, इसको मैं A बोलूंगा, इसको मैं B बोल दूंगा, इसको मैं C बोलूंगा, इसको मैं D बोल दूंगा। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। As you know, this is trapezium, and you know very well the formula of trapezium area क्या होता है, 1/2 into sum of parallel side, that is AD plus BC into perpendicular distance between them, that is CD. Okay, 1/2। AD कितना है, AD ये रहा, यदि आप इसको यदि ऐसे मिलाओगे So 20. नो बीच में आ रहा है, So 25. 25 आ जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड। 25 प्लस BC कितना है, BC पूरा 50 आ रहा है, यदि आप इसको मिला रहे हो तो ये 50 आ रहा है, तो ये 50 एंड CD इज 5 2 ये है, तो 5 - 2 तो कितना आ जाएगा ये अपने को, ये 3, तो 75 into 3/2 ये कितना हो जाएगा, 225/2, सॉल्व करोगे तो 112.5 मीटर, ये लो आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी शेप में हो सकता है, हाँ हो सकता है कि जब ऐसा होता तो आप यहाँ ये ट्रायंगल निकाल देते हैं आप, तो आप किसी भी प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। आई थिंक ये आंसर समझ आ गया बेटा जिसने पूछा था। Yes, sir. हाँ बेटा, नेक्स्ट किसको पूछना है? सर जो एक्सरसाइज है सर उसमें क्वेश्चन है सर उसमें ये जो है इसमें स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन सर, तो उसमें है उसका एक पार्ट है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। सर उसमें भी यही करेंगे सर, पर उसमें एक फर्स्ट 4 का मतलब क्या हुआ, 0 से 4। सर पर जैसे इसमें लाइन दी है उसमें कर्व दिया है सर, तो फिर उसका क्या करेंगे? हाँ नहीं बेटा, अब उसमें क्या होता है कि अपन कर्व में एक इसका नियम होता है कि हम उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, हम उसको ये मान के चलते हैं कि वो
ऑलमोस्ट, क्योंकि कारण क्या है कि फिर वैसे निकालोगे बेटा कर्व से तो उसका एक बहुत बड़ा फार्मूला है जो अभी आप लोगों में समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये डिफरेंशियल से होता है बेटा ऐसे क्वेश्चन। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहने वाले हो। आप ऐसा कह रहे होंगे कि मान लो ये ग्राफ ऐसा होता, मान लो ऐसा है ना, और ये यहाँ और यहाँ पे अपने को निकालना, ये ना बेटा थोड़ा सा ये ग्राफ है ना इस टाइप का। यस सर सर उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। यस सर। नहीं, मैं तो एक वैसे एक अंदाज से, मुझे नहीं पता आपका कौन सा क्वेश्चन है, मैं तो बता रहा हूँ क्या ना कि वो इसमें जो कर्व आ रहा है, कर्व ऐसे आएगा ना, तो सच आएगा या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, है ना। यस सर। तो इसमें अब तो इसमें ये थोड़ा हल्का सा स्लोप भी आ रहा है ना, तो भी आप इसको स्ट्रेट लाइन ही आपको माननी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इतना आपके लिए पर्याप्त होगा अभी। क्योंकि वैसे इसमें अंतर होता है बेटा, ध्यान देना। कैसे अंतर होता है देखो, मान लो ये है और ग्राफ ये है, तो अब यहाँ पर बेटा मैं कहता हूँ ये और ये, तो इसमें देखा जाए तो यदि आप इसको खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन तो ये ऐसी आएगी, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना। लेकिन आप लोग की चूंकि छोटी बच्चे हो तो आप लोगों को हम ये मान के चलते हैं कि आप इसको स्ट्रेट लाइन ही मान लीजिएगा। उसमें आप वैसे इसका नियम अलग है कि आपको अलग ढंग से करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या अभी आपकी वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं है बेटा, जब 11th में आप आएंगे तब मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए आपको भी ऐसे ही काम चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप अगली बार ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा दीजिएगा। अगली बार क्यों बेटा, आज ही पूछो, अभी पूछो। सर मेरे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है। अच्छा अच्छा, न्यूमेरिकल्स आपके पास नहीं है, ओके। चलो एक क्वेश्चन में मुझे इसे दिखाई दे गया बुक में, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये भी काफी हद तक वैसे ही है जो आप पूछना चाह रहे हो, है ना। मैं बताता हूँ, एक टेबल दी है आपको, आपको एक टेबल दी है, ठीक। यह लिखा हुआ है टाइम और यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस। ये सेकंड में है और ये मीटर में है। क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ दिया हुआ है 0 1 8 27 64 125 216 और 343। ये दिया हुआ है, यानी कि ये मैं आगे लाइन खींचूं और आगे पीछे चौड़ाई ऐसी ये, ठीक है। अब यहाँ पर इससे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। इसका पहला उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक, ध्यान सुनना बेटा, आराम से बोलना, जल्दी नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक तो फर्स्ट पार्ट ये पूछा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक, नंबर 2 वो आपसे ये पूछ रहा है, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और 0। तो बताइए कि आप इसको आप क्या मान के चल रहे हैं, इसमें इसको कैसे करना चाहेंगे आप, बताइए। इसको देख के क्या कह सकते हो, कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो मतलब 0 है।
कैसे पता लगा दिया? सर क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है पीटी ग्राफ में, तो वीटी ग्राफ में उसका जब ग्राफ बनेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगी। बेटा राजा, तुम देख रहे हो कि ये टाइम तो धीमे धीमे बढ़ रहा है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए अब ये यहाँ पर क्वेश्चन ये है, तो बड़ा सुनो, ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ए यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये 0 है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, निकालते हैं। सर इंक्रीजिंग। नहीं अन्ना नहीं रहा तो कहीं लगा उसमें। अब इसको हम करते हैं बच्चों। आपके पास फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पता है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। S तो ठीक है, बाद में बात करेंगे। U कितना है? U इनिशियल वेलोसिटी 0 0 0 क्यों है 0? इसलिए 0 है बेटा, ये टाइम दिया है, ये डिस्टेंस दिया है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0/0। तो आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए ये 0 है, इनटू T है, प्लस हाफ है, A है और T स्क्वायर है। इसको आपने कर दिया तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A इज इक्वल टू 2S अपॉन T स्क्वायर, राइट? ये आ गया। A इज इक्वल टू 2S अपॉन T स्क्वायर, यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं A इज इक्वल टू 2S अपॉन T स्क्वायर। अब इसकी हम बात करते हैं। S भी 0 है और टाइम भी 0 है, तो कितना आएगा? A की वैल्यू 0 आएगी। ओके, अब डिस्टेंस है कितना? 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 2, और T कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा अपने को आंसर इसका? 2, राइट? अब फिर है ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए एस पर। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 8, तो 8 2 जा कितने हो जाएंगे? 16, और ये कितना है? 2 2 जा 4, कितना हो गया? 16 अपॉन 4, तो कितना आंसर आएगा? 4, राइट? ओके, ये भी हो गया। फिर ये कितना है? 27, तो 2 × 27 अपॉन T कितना है? 3 मीन्स 9 9 3 जा 27, 2 3 जा 6, ये भी हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? 2 × 64 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना जाएगा अपने बेटा? 16 16 4 64, 4 2 जा 8, ये भी हो गया। यहाँ आ जाओ, ये कितना हो जाएगा? 125 × 2 अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 25 है 125, यानी कि ये 10, ये भी आ गया। वेरी गुड। अगला और देखते हैं, वो है 2 × 216 अपॉन, ये कितना है? वेरी गुड। और ऐसे ही आप करोगे तो अगला कितना आ जाएगा? ये 14। हाँ, अब आप देखो, अब आपने जो खुद ने कहा था, आपको खुद को ही अपनी बात पे हंसी आएगी कि अरे हमने क्या बोल दिया। क्या यहाँ पर एक्सप्रेशन कांस्टेंट है? No, sir. सर। तो फिर क्या हो रहा है? ये सर इंक्रीज। Increase. तो बढ़ रही है। इंक्रीज है, उसमें भी इक्वालिटी है बेटा। देखो इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना? इसमें यस सर। देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2, इन दोनों में 2 2 2 2 2, मतलब यानी कि जो एक्सेलरेशन है इट इज आल्सो यूनिफॉर्म। इंक्रीजिंग जो उसका जो इंक्रीज हो रहा है वो भी अपने आप में कैसा है?
कैसा है अपने आप में? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन तो है और बढ़ रहा है, ये बात भी सही है। ओके, इसी का एक दूसरा इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसी को देख के आपको उसके बारे में बात करनी है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? इसको देखकर आप फोर्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? The force is increasing. ना, मैंने बेटा आपको दो तरह के फोर्स बताए थे, याद है क्या? एक था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड। तो ये कौन सा वाला है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस फोर्स है। चलिए, क्यों है अनबैलेंस, क्यों है और बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए वहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है, बल्कि नेट फोर्स जो है, ये आपको पता है बेटा कि जब एक्सेलरेशन या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, इन दोनों शर्त में, दोनों कंडीशन में क्या होता है? हमेशा अनबैलेंस फोर्स होता है। एज यू नो, unbalanced force is responsible for the motion of the object. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, it is only due to the unbalanced force, है ना? और कोई बॉडी बैलेंस्ड है या कोई बॉडी माने एक रेस्ट पोजीशन में है, तो उससे वो होता है बैलेंस फोर्स में। जैसे कि आप लोग अभी, सभी से कह रहा हूँ, मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो आप जो चेयर पर बैठे हुए हैं या आप अपने बेड पर बैठे हुए हैं, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स आप उस अपनी चेयर पर या बेड पर लगा रहे हैं, सेम फोर्स विल बी अप्लाइड बाय योर चेयर और बेड। मान लो चेयर सेम फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रही, कुछ कम कर पा रही है, तो क्या होगा? गिर जाएगी। मैंने बताया था आपको, चेयर टूट जाएगी, है ना? और यदि मान लो चेयर ज्यादा फोर्स लगाती है तो क्या हो जाएगा? बेटा फिर से बोलना, आवाज कट गई। चेयर टूट जाएगी। ना, सेकंड पूछ रहा हूँ मैं कि यदि चेयर हमसे ज्यादा फोर्स लगाती है तो क्या हो जाएगा? तो यदि हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे चेयर पर, हम उठ तो जाएंगे। चेयर टूट जाएगी। लेकिन यदि मान लो उल्टा हो जाएगा, हम ऊपर जाएंगे, हम लोग हवा में आ जाएंगे, हम लोग एयर में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आप देखो बेटा कि जब हम लोग चेयर बनाते हैं तो वहां पर ये ध्यान रखा जाता है कि जैसे प्लास्टिक की चेयर है, तो ये पता होता है कि इस पर इंसान ही बैठेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इंसान में कितना वेट होता है? 50 किलो, 60 किलो, 70, 80, 90, 100, 150, 200 किलो मान लो। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी होते हैं। तो जो हमारी जो चेयर्स होती हैं वो उसके हिसाब से बनती है। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक प्लास्टिक की चेयर है, तो उस पर आप आराम से बैठे हुए हैं, और मान लो उसी चेयर पर बैठा हुआ है हरीश। अब हरीश का एक दोस्त आ गया तो वो भी उसी पर बैठ गया, तो क्या हुआ? चेयर बेटा टूट जाएगी? यस सर। नहीं टूटेगी सर, नहीं टूटेगी। तुम दो लोगों का वजन तो उठा सकती है आराम से चेयर, क्योंकि वो ये ध्यान रखते हैं ना कि वो ये चेयर कितना काम कर सकती है। लेकिन कोई सूमो पहलवान आ जाए हरीश के घर पर और वो हरीश की चेयर पे बैठ जाए तो क्या होगा? टूट जाएगी। क्योंकि वो चेयर उतने हैवी वेट के लिए नहीं बनी है, यानी कि वो उतना रिएक्शन फोर्स दे नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जब भी कोई भी एक फोर्स अधिक होता है तो उसी को हम बोल देते हैं अनबैलेंस फोर्स। जब तक फोर्स, इफ two or more than two forces are acting on the body and body remains in the same position, so this is called balance force. और जब अनबैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी फोर्स आप लगा रहे हो
उनमें से कोई भी एक फोर्स आगे पीछे जो भी ज्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। राइट सर, बड़ा समझ में आया? Yes. यस सर। ओके, तो मुझे लगता है कि आज अपने बहुत कुछ नई नई चीज सीखी है, फिर से रिवाइज किया, और अगली क्लास के लिए अभी से काम दे रहा हूँ। जो भी उसमें क्या करना होगा आपको। मैं हमसे बोलता हूँ कि जब आपको मुझसे कुछ पूछना होता है, मुझसे मतलब किसी भी टीचर से, तो बेटा लिख लिया करो कि ये क्वेश्चन हमको साइंस टीचर से पूछना है, ये इंग्लिश से पूछना है, ये मैथ्स वाले से पूछना है। तो उससे क्या होता है कि हमको याद दिक्कत नहीं आती, लास्ट में क्या होता है हम भूल जाते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको मन में आते हो तो पूछना। पेपर का बेटा आपको होगा साइंस का पेपर का साइंस का बेटा 11 को है। तो 11 मीन्स अपनी नेक्स्ट तक आज तारीख कितनी है? 2, हाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, साई राम, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, है ना। ओके, साई राम। Sai Ram sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Sir.